हेलो नमस्कार मेरे भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसटी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। और 3 बज चुके हैं, आप लोगों के सामने हम लोग आ चुके हैं आज की अगली क्लास लेकर के। क्लास 4 है आज। 3 से 5 बजे हमारा फ्री बैच चल रहा है, लाइव बैच चलता है बिल्कुल यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, वो सभी लोग 3 बजे जरूर लाइव रहे। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, सीरियसली वर्दी पाना चाहते हो, तो इस बैच में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, सारे विषय मिलेंगे, मैथ्स भी, जीके जीएस भी। और डेली जितना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से प्रैक्टिस सेट भी टाइम टू टाइम आपके चलते रहेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया है, लगभग राष्ट्रपति भाग 5 तक। तो जितनी पॉलिटी हमने पढ़ी है इस जीके जीएस वाले सेक्शन में, आज उसके हम सवाल करेंगे। लगभग 40-41 सवाल मैं लेकर के आया हूँ आज, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं से पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कितनी है, कितनी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें से याद आप कितना रख पा रहे हो। तो सभी लोग वीडियो के साथ में ज़रूर जुड़ जाएंगे, सभी के साथ अपना शेयर लिंक कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, 3 बजे वाला ये बैच शुरू हो चुका है। इस टाइम हम 3 बजे से 4 बजे के बीच पढ़ते हैं जीके जीएस, जिसमें चली हुई है आप लोगों की पॉलिटी। और पॉलिटी जितनी मैंने पढ़ा दी, आज हम उसके सवाल करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाओ जरूर। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। वहां आपको पीडीएफ मिलेगी, सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, जो क्लास हो रही है उसका लिंक भी मिलेगा आप लोगों को। और जो नए हैं चैनल पर, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जो बैच मिल रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो सभी लोग शेयर करेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे साथ में क्लास के साथ। आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। देखते हैं आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितनी तैयारी है आप लोगों की, कितने सवाल आप सही करने वाले हो। आज आप लोग जो है लाइव चैट के माध्यम से अपना स्कोर भी बता सकते हो। सभी लोग सही जवाब देंगे लाइव चैट के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। फिर उसके बाद आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, जैसे कंटिन्यू होती है। क्लास 4 है आज, चौथा दिन है आज। तो शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो पहला सवाल क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है ये, दोनों ध्यान से सुनना। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो राज्यसभा है, ध्यान देना, राज्यसभा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। हमारे जो संसद है, हमारी संसद के 2 सदन हैं, आप जानते हो। हमारी संसद के 2 सदन, एक सेकंड, ये हमारी संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसको हम लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। तो यहां पूछा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। स्टैटिक जीके के तौर पे भी ये सवाल आ जाते हैं। क्या 1950, क्या 1952, 1953, 1954? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कमेंट करेंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1952 में। बी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। बी ऑप्शन, जिसने भी बी जवाब दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 1950 ये वो साल था जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। पहले ही महीने में 26 तारीख को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और इसीलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रपति जी को सलामी दी जाती है सेनाओं के द्वारा, यह भी आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र का मतलब यह है कि देश के जो राष्ट्रपति है, देश के हेड है, वो भी चुने जाएंगे, उसको हम गणतंत्र बोलते हैं। और संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हमने 26 नवंबर को भी एक दिवस के तौर पर बनाना शुरू कर दिया, और 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे।
गणतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्लियर है बात। लेकिन जो राज्यसभा की बैठक हुई थी, राज्यसभा की बैठक 1952 में हुई थी। 1951 में ही एक योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना भी शुरू हो गई थी। 1950 में योजना आयोग की गठन हुआ और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसका सवाल का सही जवाब होगा 1952, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। जो शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये मौलिक अधिकार है नागरिकों का। तो जो शिक्षा है ये अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। किस संशोधन के द्वारा ये पूछा गया है आपसे? क्या ये 82वां संविधान संशोधन था, या फिर ये 83वां संविधान संशोधन, या 84वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संविधान संशोधन? तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही दिखाई दे रहा है? किस ऑप्शन को आप सही मार्क करोगे? पेपर के सवाल है, ये सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं, आने की इनकी संभावना भी है, इसलिए मैं ये सवाल लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा? ध्यान देंगे, ऑप्शन डी को देखोगे आप, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन होता है, जिसमें जोड़ा गया मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, और इसमें यह जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। किन बच्चों को? 6 से 14 वर्ष। एग्जामिनर कई बार आपको यहां फंसा देता है, 6 से 14 वर्ष ना बोल करके 6 से 11 वर्ष बोल देगा, 6 से 12 वर्ष बोल देगा, और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आपको ये आंकड़े ध्यान रखने हैं। प्रॉपर जो आंकड़ा है, जो नंबर है, वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा। सरकारी स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, स्कॉलरशिप भी दी जाती है, मिड डे मील भी दिया जाता है। ठीक है, ये सभी का मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष बच्चों का। अच्छा, अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आता है जी भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार 12 से 35 तक के आर्टिकल है। और हमारे पास जो है टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, फंडामेंटल राइट्स। 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा कला संस्कृति लिपि भाषा को बचाए रखने का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है। अगर नागरिकों के प्रति, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर देती है। यह मौलिक अधिकार लिए थे हमने अमेरिका से, यूएसए से लिए थे। ठीक है जी, तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है, अमेरिका से लिया है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं। मूल रूप से मौलिक अधिकार 7 थे संविधान में, लेकिन उसमें से एक मौलिक अधिकार हटाया गया, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में आता था, और इसको अभी कानूनी अधिकार बना दिया है, जो कि 300 क में है। ठीक है, आर्टिकल 31 को 300 क में लेकर के चले गए हैं, संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया, और अभी वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार है जो कि हमने अमेरिका से लिए थे। इन्हीं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 आता है, एक 21, जिसको हम बोलते हैं जीने का अधिकार। ये जीने का अधिकार 21 में है, और इसी 21 में अमेंड करके एक और आर्टिकल जोड़ा गया 21A। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसके तहत निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। ये मौलिक अधिकार में है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा होगा? डी ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है? क्लियर है सभी को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मौलिक अधिकार, डी ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या, मदों का मतलब है विषयों की संख्या, कितने सब्जेक्ट है 74वें संविधान संशोधन में? अब यहां सवाल बनता है, अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो हमारे संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, पहले हम इसी की बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की।
स्थानीय स्वशासन के नाम से जाने जाते हैं ये दोनों संशोधन। एक संशोधन था 73वां संविधान संशोधन और एक संशोधन था 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन हुए थे जी 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत, जिसको हमने जोड़ा है 11वीं अनुसूची में। हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन ये नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पंचायत, ठीक है जी, नगर पंचायत। और इसकी अनुसूची है 12वीं अनुसूची। ये आपको सवाल में भी दिया हुआ है कि 74वें संविधान संशोधन में 12वीं जो अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची वो किससे संबंधित है। सवाल ये भी बन सकता है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पंचायत से। और नगर पंचायत में टोटल कितने विषय है, क्या ये 11 विषय है, क्या 16 विषय है, क्या 18 विषय है या 20 विषय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 विषय 12वीं अनुसूची में है। अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं तो ग्राम पंचायत में टोटल 29 विषय है, 29 विषय। और नगर पंचायत में टोटल 18 विषय है, यानी 18 विषयों पर नगर पंचायत कानून बना सकती है, 29 विषयों पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। समझ आई बात, क्लियर है सभी को? ओके। इसके अलावा और भी मैं बता दूं, 7वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिसमें कि 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट जो है केंद्र सूची है। केंद्र सूची का मतलब उस पर कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी, और लगभग 100 विषय है जिस पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। दूसरी सूची है राज्य सूची, और राज्य सूची पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, जिसमें कि विषय है 61 विषय। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है, जिसमें कि टोटल 52 विषय है। और ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा किस सूची में आएगा, केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो आपने देखा होगा कि शिक्षा में एक सीबीएसई बोर्ड भी है, यानी कि केंद्र सरकार का बोर्ड भी है, और एक यूपी बोर्ड भी होता है, बिहार बोर्ड भी होता है, यानी कि राज्य के भी बोर्ड होते हैं। तो किस में आएगा, समवर्ती सूची में आएगा। इसी प्रकार पुलिस किस में आएगा, राज्य सूची में आएगा। तो ये नंबर आपको ध्यान रखने हैं। 7वीं अनुसूची जिसमें 100 विषय केंद्र सरकार के, 61 विषय राज्य सरकार के, 52 विषय समवर्ती सूची के, 29 विषय ग्राम पंचायत के और 18 विषय नगर पंचायत के हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्लियर है बात? ये सारी चीजें मैं तुम्हें करा चुका हूं, सारी अनुसूची मैंने तुम्हें कराई थी। थ्योरी क्लास देखना जिसने अभी तक नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे आप जाओगे हमारे चैनल पर, सारी 1 बाय 1 क्लासेज आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सारी अनुसूचियां याद करना, सारे भाग याद करना। धीरे धीरे हम संशोधन भी करेंगे, जब लास्ट क्लास होगी वो संशोधन की होगी। चलो आगे देखो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का कौन रहता है, आप सभी जानते हो। क्या वो राज्यपाल होते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं, बताओ। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमारे देश में कौन होते हैं। राज्यपाल तो नहीं होते, राज्यपाल तो राज्य सरकारों को देखते हैं। मुख्यमंत्री भी राज्य सरकार में ही आते हैं, ये भी नहीं होंगे। राष्ट्रपति तो देश के हेड है, वो राज्यसभा को क्यों संभालेंगे, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो पद क्रिएट किया गया था वो इसलिए किया गया था कि एक तो राष्ट्रपति की हेल्प हो सके, अगर राष्ट्रपति कई बार छुट्टी पे चले जाते हैं या अपना त्यागपत्र दे देते हैं समय से पहले ही, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। और उपराष्ट्रपति का दूसरा काम यह भी है कि वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये बताता है आर्टिकल 64। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे उपराष्ट्रपति, ये बताता है आर्टिकल 64, ध्यान रखना है सभी। और आर्टिकल 65 बताता है कि वो राज्यसभा के वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। हिमांशु तोमर वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, अपने कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है। ये जो ब्लैंक खाली स्थान है, इसका मतलब है यहाँ किसके प्रति,
यहाँ लिख लो किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो कार्यालय की शक्ति को प्रयोग करने के लिए क्या राष्ट्रपति किसको जवाब देते हैं? कौन जवाबदेह होगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय? राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति को किसके प्रति, हाँ वही होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय या भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राज कश्यप, राधे राधे भाई, स्वागत है आपका। जितना आप लोगों को पढ़ा दिया गया है उसके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, 5 सवाल हो चुके हैं। टाइम से आया करो, 3:15 बज चुके हैं। आप लोग 3 बजे क्लास शुरू होती है, आप जानते हो सभी। टाइम से आया करो ताकि एक भी चीज़ आपकी ना मिस हो। एक भी सवाल मिस हो गया और वही पेपर में आ गया तो फिर कैसे करोगे? वो तो छूट ही जाएगा आपका सवाल। हिमांशु तोमर बोल रहे हैं ओनली सुप्रीम कोर्ट। चलो देखते हैं सही है क्या जवाब। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। जितना पढ़ा दिया है उसी के सवाल में लेकर के आया हूं। तो देखो, जो राष्ट्रपति है वो तो देश के हेड है, वो घर के मुखिया है। ये है घर के मुखिया, देश के मुखिया है ये। तो जो मुखिया है क्या वो किसी को जवाब देंगे? मुखिया को जवाब देना जरूरी नहीं होता। मुखिया को सब जवाब देते हैं, बाकी अन्य लोग सभी मुखिया को जवाब देते हैं, लेकिन मुखिया किसी को जवाब नहीं देता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, किसी को जवाब नहीं देना होता, सब इनको जवाब देते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं। जैसे अगर मैं सरकार की बात करूं, प्रधानमंत्री या फिर जो है लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सभी जिम्मेदार, खुद सरकार जिम्मेदार जवाबदेह होती है लोकसभा के प्रति, लोकसभा को जवाब दिया जाता है, ठीक है, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और राज्यसभा के प्रति जवाबदेह कुछ मामलों में होते हैं, जैसे अगर ऑल इंडिया सर्विसेज निकालनी है तो राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां है। धन विधेयक की बात करूं तो लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां है। पूरी सरकार को लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि लोकसभा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वहां पे सदस्य लोगों को जवाब देना होता है, इसलिए इसे रिकॉर्ड भी रखते हैं। यहाँ सारे डिस्कशन जितने भी होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में जितने भी डिस्कशन होते हैं सबको रिकॉर्ड किया जाता है। जो प्रशासन होता है, आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो भी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, उनको भी किसी को जवाब देना नहीं होता। वो सिर्फ सरकार को रिपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ कार्यपालिका का काम करते हैं, कानून लागू कराने का काम करते हैं, और जो भी काम वो करते हैं उसकी रिपोर्ट भेज देते हैं सरकार के पास तक, क्योंकि सरकार ही तो जवाबदेह है। वो जो भी काम करेंगे प्रशासन, वो सरकार के पास चला जाएगा और सरकार लोकसभा में या संसद में आकर के बताएगी। तो राष्ट्रपति किसी को जवाब नहीं देते, डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, छठा सवाल करो इस सवाल को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर। तो एक शक्ति तो वैस विषय है जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्ति है, उस पर कानून केंद्र सरकार ही बनाएगी। एक शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, कुछ विषय है जिस पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। समवर्ती सूची दोनों मिलकर के बना देते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ना केंद्र सूची में है ना राज्य सूची में है, उनको हम एक अलग लिस्ट में रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। और ये रेसिडुअरी पावर भी अंग्रेजों की ही देन है। हालांकि हमने रेसिडुअरी पावर को किसी दूसरी जगह से लिया है, कनाडा से हमने लिया है रेसिडुअरी पावर्स को भारत के लिए, लेकिन ये पहले भी आ चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये किसको मिले थी? क्या ये राज्य सचिव को, या गवर्नर जनरल वाइसराय को, या केंद्रीय विधानमंडल, या फिर ब्रिटिश सम्राट? बताओ, कमेंट करो सभी जल्दी से। हाँ जी, बताओ क्या सही जवाब है आप लोगों का? 1935 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां है वो किसको दी गई थी? वो दी गई थी वायसराय को। गवर्नर जनरल तो उस टाइम नहीं होते थे, वायसराय होते थे। गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया था, लेकिन जब 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो उसमें अंतिम बार गवर्नर जनरल बने, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन बने, इसीलिए वायसराय को गवर्नर जनरल के तौर पर भी जान लिया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो 1935 के तहत जो रेसिडुअरी पावर थी, जो अवशिष्ट शक्तियां थी,
वो किसको दी जाएगी? गवर्नर जनरल को। क्लियर है बात? चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? कौन महिला सदस्य नहीं थी? ध्यान दो, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन नहीं थी? दक्षिणायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, लीला रॉय या नेल्ली सेनगुप्ता? हाँ, गवर्नर जनरल हिमांशु तोमर सही है भाई, बिल्कुल। वीडियो को जरूर जो है शेयर करो सभी के साथ में, सभी के साथ वीडियो को शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को फैलाने वाले पर जो है महादेव की विशेष कृपा होगी। कौन संविधान सभा की, देखो जब संविधान सभा थी जो संविधान बनाने का काम कर रही थी, उसमें लगभग सिग्नेचर किए थे 284 लोगों ने, जिसमें से जो है 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं भी थी। ठीक है, उन 15 महिलाओं में जो मेन नाम आते हैं, जिसमें कि सरोजिनी नायडू जी का भी नाम आता है, सुचेता करपलानी भी थी 15 महिलाओं में। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जिसमें कि उनके नाम नहीं आते ज़्यादातर पेपर में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है लीला रॉय महिला के तौर पर सदस्यता नहीं थी, लीला रॉय नहीं थी। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन। चलो आगे देखो, आगे अगला सवाल, 8वां सवाल। बहुत सारे सवाल है जीके जीएस में जो तुम्हें मैंने पढ़ाया, वे सारे सवाल अगर आप लोग कर लोगे। जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि 3 बजे क्लास होती है, सही 3 बजे ऑनलाइन आया करो, लाइव आया करो। आपकी थ्योरी क्लासेस भी चल रही है, आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिलेगा, पूरा प्रॉपर बैच कराया जाएगा सारे विषयों का। अगर आप लोग रेगुलर रहोगे तो नौकरी जरूर लगेगी, रेगुलर नहीं रहोगे तो नौकरी भी रेगुलर नहीं होगी, फिर भटकते रह जाओगे। टाइम से आया करो 3 बजे सही। अब देखो क्वेश्चन करो, ये क्या क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो सरकार बनी थी, उस सरकार में पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, अन्य मंत्री बनते हैं, पहले वित्त मंत्री, पहले रक्षा मंत्री, पहले स्वास्थ्य मंत्री, इनके भी नाम ध्यान रखने हैं आप लोगों को। तो उनको कुछ कुछ डिपार्टमेंट दे दिए गए थे। तो विदेश डिपार्टमेंट या विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल मंत्रालय ये किसको मिला था? क्या जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? शिवम तोमर सूप, बताओ। ये तुम्हें पढ़ा रखा है मैंने, सारे बताए थे तुम्हें। पहले रक्षा मंत्री कौन है, पहले वित्त मंत्री कौन है, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है। जिसने वीडियो नहीं देखी, पीछे की प्लेलिस्ट नहीं देखी, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर के देख सकते हो। सारी चीजें याद करो, पेपर में यहीं से सवाल आएंगे। जब पेपर में सवाल आएंगे, पहले भी बताया था, जब पहली बार पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, तब भी बताया था कि पढ़ा हुआ सारा मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। और इस बार भी जैसा पेपर हो चुका है, तो जो पेपर बनेगा वो थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर बनेगा। तो हमने भी जो है क्वालिटी बढ़ा दी अब इस बार। और हाँ, एसएससी जीडी की आंसर की एक बार सुनो ध्यान से। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है, सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के। तो जिसके मार्क्स है वो अपने कमेंट कर देंगे, या फिर जो है एक गूगल फॉर्म में जनरेट कर दूंगा, उसमें आप मुझे बता सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। एक चीज़ और सुनो, आप लोग मुझे अपनी आंसर की भेज सकते हो, अलग अलग शिफ्ट में जिसके पेपर है, मुझे आंसर की भेज दो आप लोग अपनी एसएससी जीडी की। उसी के हिसाब से पेपर का एनालिसिस करा दूंगा मैं, तुम्हें पता भी चलेगा तुम्हें जो तुम पढ़ रहे हो और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस कराने के लिए आप लोग जो है अपनी आंसर की मुझे भेज सकते हो। इस बात से बिल्कुल मत घबराओ कि कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की जो कमी है, जो गलतियां है, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। पेपर का सोल्यूशन कराएंगे, मैथ्स का भी, जीके जीएस का भी, हिंदी का भी और रीजनिंग का भी। तो आप लोग आंसर की भेजना शुरू कर दो व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर दिया था मैंने आप सभी लोगों को, एक बार फिर से बता देता हूँ, 82 18 30 27 82। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे अपनी आंसर की यहाँ भेज सकते हो, ताकि पेपर का एनालिसिस मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को करा दूँ। आप लोगों को यकीन हो जाए
कि पढ़ा हुआ आता है या नहीं आता, और आप उसी अनुरूप फिर अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, बिल्कुल लाइव पेपर एनालिसिस होगा। इस सवाल का जो सही जवाब है, देखो, विदेश मंत्रालय और कॉमनवेल्थ, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश डिपार्टमेंट, और राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है, राष्ट्रमंडल उन देशों के समूह को बोलते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसको राष्ट्रमंडल बोलते हैं। तो वो जिम्मेदारी ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। मैं एक बार सभी को बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल मंत्रालय इनके अंडर में था, साथ ही साथ ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिम्मेदारी ली थी गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय इनके अंडर में था। ठीक है, और ये पहले गृह को एकीकृत करने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली थी। देसी रियासतें जो थी, लगभग 500 से ज्यादा देसी रियासतें थी, उनको भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी, ये महिलाओं ने दी थी। जब वो सत्याग्रह कर रहे थे बरदौली में, वहां महिलाओं ने इनको सरदार कह के पुकारा था, वल्लभ भाई पटेल को। गुजरात से आते हैं और इन्हीं के नाम पे गुजरात में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, जो कि पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर, यह भी ध्यान रखना है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और ये जो ऊंचाई है 182 मीटर, वो गुजरात में विधानसभा में सीट है इतनी 182, उसी के उस पे बनाई है, ताकि गुजरात की सीट भी पता चले और सरदार वल्लभ भाई पटेल की हाइट भी पता चले। ठीक है जी, नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, लौह पुरुष। आज आंसर देने की टाइमिंग खराब चल रही है। अच्छा, हिमांशु तोमर। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अभी जो मौसम बदला है, तो ये जो 3 बजे का टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि इसमें नींद आने लगती है, थोड़ा दिन गर्म होता है तो आपका सोने का मन ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर पाता, आपका दिमाग थक जाता है। तो अगर आप लोग अपने दिमाग को आदत डालोगे इसी टाइम पढ़ने की, और अगर कभी पेपर आपका 3 बजे हुआ तो उस टाइम आपको नींद नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम देखते हैं, एज ए टीचर हमारा काम ऑब्जर्व करने का ही होता है। स्टूडेंट लोग जब बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं, अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, तो उनका दिमाग थकता है उस टाइम। अगर आपकी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में आपका 3 बजे या 2 बजे पेपर होता है, तो आप थक जाते हो, क्योंकि आपने 2 या 3 बजे कभी प्रैक्टिस नहीं की पढ़ने की, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई करते हो। तो आप लोग पढ़ाई उस टाइम पे भी किया करो जिस टाइम आप थकते हो, ताकि बॉडी को आदत हो, और जब आप कभी पेपर देने के लिए जाओ तो वहां आप ना थको। ठीक है, सवाल गलत ना करो। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष, इनको गृह मंत्रालय मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं, एक बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास जो हमारी चलती है, बच्चों से पूछा मैंने कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो उनको पता ही नहीं है, उनको नहीं पता कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको नहीं पता देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको नहीं पता देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बेसिक बेसिक सवाल भी पेपर में बन जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ ये खाद्य मंत्री भी थे, फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्रालय भी इनके अंडर में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है जी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अगर मैं बात करूं तो बताओ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किस चीज के लिए जाने जाते हैं, कौन थे ये देश के पहले? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिसने थ्योरी क्लास देखी होगी उसको बिल्कुल पता होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे पहले देश के? देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले जवाब आता है। आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो, कोशिश इतनी करो, अपने आप को काबिल बनाने की इतनी कोशिश करो कि लोग आपको हराने के लिए कोशिश ना करें बल्कि साजिश करें। लोगों को हराना मुश्किल हो जाए, आप लोगों से टक्कर लेना उन्हें मुश्किल हो जाए। मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी, कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा, गीता में कहा गया है 100% मिलेगा। तो पता है क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्रालय इनके अंडर में दिया गया था, ये पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद।
तो यहां सवाल में पूछा कि विदेश और राष्ट्रमंडल खेलों का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, 9 ही सवाल हुए हैं अभी। चलो ध्यान दो। नए राज्य के निर्माण, अब देखो पढ़ाया मैंने तुम्हें ये, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन, सवाल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? भाग नहीं पूछा, अनुच्छेद नहीं पूछा, अनुसूची पूछा है कि किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा अगर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है या फिर जो है नए राज्य का निर्माण करना है। हाँ, शिवम तोमर बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो बताओ किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा अगर नए राज्य का निर्माण करना है? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, वो भी एक नया राज्य बना था, तो कौन सी अनुसूची रहेगी? क्या पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी? सर मैथ की क्लास किस टाइम से शुरू होगी? पहले जीके जीएस कर लो, फिर मैथ की क्लास करेंगे। 3 से 4 आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, 4 से 5 आपकी मैथ की क्लास होती है। टाइम टेबल देखा नहीं क्या अभी तक? टाइम टेबल बताया तो था मैंने यूट्यूब पर। तो नए राज्य के निर्माण और राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए अनुसूची, जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र से संबंधित है, राज्य क्षेत्र से। ठीक है, राज्य क्षेत्र मतलब जमीन के मामले से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है किसमें संशोधन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। और आर्टिकल, अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन सा आर्टिकल होगा? चलो मैं यहां आर्टिकल भी बता देता हूं, अगर अनुच्छेद पूछता सवाल में तो नए राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 3 के तहत ही नए राज्य का निर्माण हो सकता है। और अनुसूची पहली। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची तनख्वाह से संबंधित है, सैलरी से। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है और चौथी अनुसूची राज्यसभा के प्रतिनिधि से संबंधित है, राज्यसभा के प्रतिनिधि। बताओ जी, ठीक है यहां तक? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 10वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 1 से 4 तो भाग 1 में है, अनुसूची 1 में नहीं है, भाग 1 में है, 1 से 4। 10वां सवाल है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ये तो बहुत इजी सवाल है, इसका जवाब सभी दे सकते हो आप लोग। राज्य के नीति निदेशकता, तो जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी भी बोलते हैं, वो हमने किस देश से अपनाया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, बताओ। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या कनाडा से है या दक्षिण अफ्रीका से है या ऑस्ट्रेलिया से है या फिर आयरलैंड से है? तो डीपीएसपी को हमने कहां से लिया था जी? आयरलैंड से लिया था, सभी को पता होगा इसका जवाब। ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है समवर्ती सूची ली है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को अपनाया है। और कनाडा से हमने संघवाद का सिस्टम, केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध, ये हमने कनाडा से अपनाया है। बहुत बढ़िया हिमांशु, आयरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। इजी सवालों के जवाब दे देते हो, बाकी सवाल को छोड़ देते हो। चलो अगला सवाल देखो, संविधान का कौन सा भाग, क्या पूछा? भाग। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है? भाग की बात हुई है, कौन से भाग में आती है संसद? संसद किस भाग में आती है? तो संसद का कौन सा भाग है? आपने भाग देखो, भाग 4, भाग 4 से संबंधित है डीपीएसपी, जो कि हमने आयरलैंड से ली है। भाग 5 से संबंधित है संघ सरकार, और संघ सरकार के ही में ही संसद आती है। तो संसद किस भाग में हो गई? भाग 5, बी ऑप्शन सही रहेगा। भाग 6, भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार के बारे में है डिस्कशन, इसमें विधानसभा आती है। और भाग 7, भाग 7 कुछ विशेष नहीं है, कुछ विशेष उपबंध है, इसको हटा दिया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और अगर मैं बात करूं संसद के संगठन की या संसद की संरचना की, संसद की अवधि की 5 साल के लिए होती है, लोकसभा राज्यसभा 6 साल के लिए होती है। तो इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है? 79 से 88 के बीच में आती है संसद, 79 से 88 के बीच में।
अभी ये थ्योरी क्लास बची हुई है, इसको करेंगे कंप्लीट। पार्ट 5 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये जो आज सवाल हो जाएंगे ये आज ही हो गए, दोबारा नहीं हो गए अब, क्योंकि इससे आगे जो दूसरे विषय हैं हमारे जीके जीएस के, हमें वो भी कंप्लीट करने हैं। इसलिए क्लास को बहुत अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, इनको याद करो, नोट करो अपनी कॉपी में। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्राक्कलन समिति को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टीमेट समिति, एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट करने का मतलब यह है कि जो पैसे खर्च कर रही है सरकार उसका लगभग, एस्टीमेट का मतलब कि बोलते नहीं जैसे एस्टीमेट लगाना, कि एस्टीमेट लगाओ कितना खर्चा आ सकता है, शादी ब्याह में बोलते हैं अक्सर कि एस्टीमेट लगाओ, अंदाजा लगाओ कितना खर्चा आ सकता है। तो प्राक्कलन समिति का यही काम होता है कि जो बजट तैयार होता है, बजट में जो पैसे खर्च होते हैं उसको एस्टीमेट करने का काम होता है। और ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति होती है, ये परमानेंटली है संसदीय समिति। तो संसद की समिति है, तो कौन इसके अध्यक्ष को करेंगे नियुक्त? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। कौन है अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। डी ऑप्शन में भी यही लिखा है, यहाँ लोकसभा नहीं होगा, यहाँ शायद राज्यसभा लिखा होगा। ये डी और सी ऑप्शन दोनों सेम ही है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल, अगला सवाल देखो। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश में उत्पन्न हुई थी जनहित याचिका, जिसको आप अंग्रेजी में PIL भी बोल देते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है, जनहित याचिका। अब एक देश है इस धरती पर अमेरिका के नाम से। अमेरिका ने ज़्यादातर ये जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय की सर्वोच्चता, यहाँ हमने अपने देश में कानून भी हमने अमेरिका से लिए। और ये जो जनहित याचिका है ये भी कोर्ट से ही संबंधित एक वर्ड है, जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर याचिका डाली जा सकती है, लोगों के हितों के आधार पर। तो कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा? US, डी ऑप्शन देखोगे ध्यान से, तो USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने जनहित याचिका ली है। क्लियर है जी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो 14। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? क्या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण कराना? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों देखते हैं क्या इसको? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी है राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो किसके अधिकार क्षेत्र में है ये चारों ऑप्शन? अपील के जनक भगवती है क्या सर? क्या पीठ, क्या बोला तुमने? अच्छा PIL के जनक पूछ रहे हो आप, इसको मैं चेक करके बताऊंगा, शायद भगवती ही है, ठीक है। तो मौलिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है वो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी देखोगे। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दोनों की दोनों रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करती है और हाई कोर्ट 226 के तहत करती है रिट जारी। मौलिक अधिकारों के संरक्षण में दोनों ही कोर्ट को पावर है, दोनों की कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वो आता है। जबकि संविधान को संरक्षण करना, कानून को बनाना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो इसको सुलझाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है, और राज्यों के बीच आपसी विवाद हो जाए तो इसको सुलझाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम और हाई कोर्ट दोनों की दोनों सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, ठीक है जी, क्लियर है बात? चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 15वां सवाल, अंडमान और निकोबार, ये सवाल बहुत बार पेपर में आ चुका है, SSC एग्जाम में भी पेपर में आ चुका है, आप लोग पेपर देते हो आपको पता होगा, यूपी पुलिस में भी आ चुका है पहले और आगे भी आएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? देखो हमारे देश में अभी टोटल हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट हमारे देश में टोटल 25 है, लेकिन राज्य जो है 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि कहा यह गया है कि हर राज्य की एक हाई कोर्ट हो सकती है। तो ऐसा भी है कि जो छोटे राज्य हैं उनकी हाई कोर्ट अपनी ना होकर के वो दूसरे राज्य के हाई कोर्ट से काम चला ले। तो जैसे कि अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह, ये यूनियन टेरिटरी है, इसकी हाई कोर्ट जो है कहाँ पड़ती है?
पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। तो ध्यान रखना, आकृति चौहान राधे राधे। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इसका अधिकार क्षेत्र है हाई कोर्ट का, किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हाई कोर्ट का। इसी प्रकार आपसे लक्षद्वीप की हाई कोर्ट पूछी जा सकती है, तो लक्षद्वीप हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो पड़ता है केरल की कोर्ट में, केरल की हाई कोर्ट में। ठीक है जी, तो कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 16वां सवाल देखो, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? बता सकते हो, जिसने थ्योरी क्लास पढ़ी है वो बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे चैनल पर थ्योरी क्लास भी चल रही है, प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, मैथ्स के भी इसी प्रकार, मैथ्स की थ्योरी भी करा रहे हैं आप लोगों को अंकुर सर, कैलकुलेशन भी करा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। और मैं यकीन दिलाता हूं, जैसे अंकुर सर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगी। कुछ 1-2 सवालों की मिल सकती है, क्योंकि उसमें सभी में सेम ही होती है चीज़ें, अदरवाइज सर खुद से ही अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं कुछ चीज़ सवालों की। SSR सर जी वीडियो को लाइक कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई SSR आपका। वीडियो को शेयर भी जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करो। वीडियो को लाइक करने का मतलब यह है कि आपको क्लास समझ में आ रही है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है, ताकि जब आप लोग आओ वर्दी पहन के इस ऑफिस में यहाँ, तो इस कैमरे के सामने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दूसरे बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ और आप लोग स्ट्रैटेजी बता सको कि हमने इस तरीके से पढ़ाई की थी। 3-3 बजे भी सर हमारी क्लास लगा देते थे, हमने 3 से 5 बजे के बीच लाइव क्लास ली है ना। इस तरीके से आपको फिर मोटिवेट करना है। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मैं आप लोगों को यहाँ बुलाऊँगा और आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरे साथ में आप लोगों का एक इंटरव्यू होगा। तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान का आशीर्वाद रहा तो थार वार देने की भी व्यवस्था करेंगे आप लोगों की। ठीक है, 2-4 गड्डी निकलवा लेंगे थार की, उसमें बैठ के लेकर के आएंगे आपको। चलो तो बताओ, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ये बताया था मैंने तुम्हें, भाग 4 में पड़ता है, जिसे हम DPSP बोलते हैं, भाग 4 DPSP। और DPSP में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें कि एक आर्टिकल जोड़ा गया था 39A या 39 कै भी कह सकते हो। 39 में तो बोला जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, 38 में बोला जाता है कल्याणकारी राज्य, ये याद कराए थे मैंने तुम्हें, याद करो। 38 में जो है कल्याणकारी राज्य है, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39A जोड़ा गया था जिसमें कि निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। ये सभी के सभी आर्टिकल DPSP से संबंधित है। हिमांशु तोवर, हमको आपकी क्लास पसंद है। मोगैम्बो खुश हुआ, अच्छा मोगैम्बो खुश हुआ। सर जी नेट स्लो चल रहा है जी, क्लास रुक गई है क्या? सभी की रुक रही है क्या क्लास? भाई वाईफाई 5G लगवा रखा है मैंने, यहाँ से क्लास नहीं रुकेगी। 5G की व्यवस्था कर रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की क्लास ना रुके। आपको याद होगा जब शुरू में हम लोग ये सेटअप कर रहे थे ऑनलाइन, तब क्लास रुक जाती थी, आधी क्लास होती थी, आधी क्लास बीच में रुक जाती थी। तो उसकी व्यवस्था की हमने ताकि आप लोगों की क्लास ना रुके, इंटरनेट की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से आप लोगों की पढ़ाई ना रुके। वो अलग चीज़ है कि सरकार आप लोगों के एग्ज़ाम लेट कराती है, अगर एग्ज़ाम जल्दी कराती तो अभी तक बहुत सारे बच्चे भर्ती हो जाते, बहुत सारे युवाओं को जॉब मिल जाती, कुछ के शादी ब्याह भी हो जाते। चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां सवाल क्या बोला? निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? देख रहे हो सवाल कितने अच्छे लेवल के सवाल है। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है, क्लासिकल लैंग्वेज, ये जो है क्लासिकल लैंग्वेज 2004 से इसकी व्यवस्था की थी, क्लासिकल लैंग्वेज। वैसे हमारे देश में, हमारे संविधान में अनुसूची 8 में भी भाषा का जिक्र है, उसमें वे भाषाएं हैं जो हमारे देश में मुख्यतः बोली जाती है। वैसे तो और भी भाषा बोली जाती है हमारे देश में, लेकिन उनको दर्जा मिला है, संविधान में जगह मिली है अनुसूची 8 में, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। लेकिन शास्त्रीय भाषा और अनुसूची 8 की भाषा में अंतर है। ये क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि 2004 से इनको शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा गया,
और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा जो थी वो थी तमिल। स्टैटिक जीके के सवाल भी बन जाते हैं यहां से। तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। 2004 में सबसे पहले इसको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया तमिल को। इसके अलावा संस्कृत भी क्लासिकल भाषा है, कन्नड़ भी एक क्लासिकल भाषा है और मलयालम भी एक क्लासिकल भाषा है। इसके अलावा तेलुगु जो है वो भी एक क्लासिकल भाषा है। संस्कृत को 2005 में ऐड किया गया था और बाकी इनको 2008 में ऐड किया गया था, ये सन याद रखना। सवाल पूछा है कि कौन सी शास्त्रीय भाषा है इनमें से, तो इनमें से आप देखोगे सारी की सारी डी ऑप्शन 1 2 3 4 सभी शास्त्रीय भाषा है। टोटल 8 है, हाँ ठीक है जी, टोटल 8 है। तो स्टैटिक जीके के तौर पे ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 18वें सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 18वां सवाल देखो ध्यान से, क्या कहता है 18वां सवाल। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस, एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है। शारीरिक स्वायत्ता यानी कि मुझे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, मुझे फ्रीली इस देश में घूमने का, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बॉडी को लेकर के डर रहा हूँ इस देश में घूमते हुए, कि मुझे डर है कोई मेरी बॉडी को नुकसान ना पहुँचा दे, कोई यौन शोषण ना कर ले। ऐसा मोस्टली लड़कियों के साथ में होता है, जेंडर इनइक्वालिटी जो होती है उनके साथ में होता है, ठीक है। आई डोंट नो, क्या कह रहे हो आप, आई डोंट नो, क्या नहीं जानते आप। शारीरिक स्वायत्ता और व्यक्ति के यौन अभिविन्यास को रखा गया है प्राइवेसी की कैटेगरी में, राइट टू प्राइवेसी। जैसे इंटरनेट वगैरह पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसमें प्राइवेसी को भंग किया जाता है। कुछ एमएमएस वगैरह आपने सुना होगा, टाइम टू टाइम इंटरनेट पे आती है ये चीज़ें, जिससे कि एक मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ये भी मौलिक अधिकार के अंडर ही रखी गई, निजता का अधिकार। और इससे संबंधित जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे पुट्टा स्वामी। पुट्टा स्वामी, उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि जो निजता का अधिकार है, निजता को प्राइवेसी ही बोलते हैं अंग्रेजी में, ये भी जो है मौलिक अधिकार है। प्राइवेसी किसी की भंग नहीं की जा सकती, ना ही किसी डाटा के आधार पर, ना बॉडी के आधार पर, ना यौन किसी भी आधार पर। प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है जो कि 2017 में जोड़ा गया था। ये 2017 में जो है मौलिक अधिकार 2017 में फैसला सुनाया था सर्वोच्च न्यायालय ने, 2018 में जोड़ दिया था मौलिक अधिकारों में, ठीक है जी। 2018 में जोड़ दिया था, 2017 में फैसला सुनाया था। सवाल है फैसला कब सुनाया गया? 2017 में फैसला सुनाया था। चलो अगले सवाल पर आते हैं, 19वां सवाल। मैं क्लियर समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें। हमारा काम आप लोगों की डेली क्लास लगाने का है, आप लोगों का काम डेली पढ़ने का है। जो नहीं पढ़ रहे इसका मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा होशियार है, या उनसे बहुत कुछ आता है, या फिर उनका मन नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि शायद इस बार फिर से पेपर लीक हो जाएगा। फिर से पेपर लीक होगा तो हम फिर से आंदोलन पर चले जाएंगे, ठीक है। उन्हें लगता है कि शायद फिर से कोई आएगा बोलेगा कि आप हमें इतने पैसे दे दो, 100 रुपये दे दो, और 100 रुपये में हम आपको यूपी पुलिस का जवान बना देंगे। शायद इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ये आप लोगों को सोचना है कि मेहनत करनी है या जो है बेईमानी से पेपर पास करना है। सवाल है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री बनते थे वो कांग्रेस के बनते थे, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, क्या आप बता सकते हो क्या? जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, गैर कांग्रेसी थे। चरण सिंह भी कांग्रेस के माध्यम से हुए थे, वैसे तो आरएलडी इन्होंने बाद में बनाई थी, और रालोद जो है बाद में बनाई थी। पहले ये कांग्रेस के माध्यम से ही जो है बने थे, हट भी गए थे बहुत कम समय तक। लोकसभा में ज़्यादा पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाए, लोकसभा तक नहीं जा पाए। गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह या मोरारजी देसाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ठीक है जी। चलो आगे देखो, 20वां सवाल। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य में नहीं आता? यहाँ बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की। बोला गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में क्या नहीं आता है। अगर आप लोग बाद में देखते हो वीडियो को तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो। डेली आपकी कंबाइंड बैच चलेगी, जीके जीएस और मैथ्स, कोई अलग से नहीं होगा कि एक बार मैथ की क्लास और एक बार जीके जीएस की, कंबाइंड ही चलेगी।
तो भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में नहीं आता, एफडी में नहीं आता। पहले मैं बात पूछूंगा आपसे सवाल कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिया है। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है जी हमने कहाँ से, रूस से लिया है, यूएसएसआर बोलते हैं उसको। यहीं से हमने पंचवर्षीय योजना भी ली थी। और मौलिक कर्तव्य है कि जैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, तो बोला यह गया कि अधिकारों के साथ साथ में कुछ ड्यूटी भी बनती है, कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जो नागरिकों को निभाने चाहिए। तो ऑप्शन ए हो गया, पर्यावरण की सुरक्षा करना, यह है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह भी मौलिक कर्तव्य में आता है। छुआछूत का अंत करना, या फिर ये सभी मौलिक कर्तव्य है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो छुआछूत का अंत है वो आर्टिकल 17, ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। यही पूछा है सवाल में कि कौन नहीं आता, तो 20वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है। पहली शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पहली शास्त्रीय भाषा। अभी बताया पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, क्या संस्कृत है? संस्कृत तो 2005 में आई थी। कोंकणी, मलयालम 2008 में है ये। और सबसे पहले 2004 में जो है तमिल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पहली शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, पहली शास्त्रीय भाषा तमिल, बढ़िया। चलो बढ़ो आगे, 22वां सवाल। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में है? कौन कर सकता है लोकसभा को भंग? लोकसभा संसद का एक सदन है। लोकसभा निम्न हाउस के नाम से भी जानते हैं इसे, निम्न सदन के नाम से, क्योंकि लोगों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं लोकसभा में, लोग डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से। और अभी 2024 में होने वाला है लोकसभा का ही चुनाव। इसको भंग भी किया जा सकता है अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, या सरकार के मंत्री सत्रों में नहीं आ रहे हैं, लंबे लंबे समय तक की छुट्टी लगा रहे हैं, किसी बात पे बहस नहीं हो रही है, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अधिकार है लोकसभा को भंग करने का। सी ऑप्शन। सर जी रिचार्ज खत्म हो गया, अभी 5 मिनट में क्लास ले रही हूँ। ओके ठीक है, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में है जी? राष्ट्रपति के पास में है। और राष्ट्रपति ही, कई बार ऐसा भी होता है कि जब बिल अटक जाता है, कानून अटक जाता है, लोकसभा में तो पास हो जाए लेकिन राज्यसभा में ना हो, या फिर राज्यसभा में पास हो जाए लोकसभा में पास ना हो, तो राष्ट्रपति दोनों की जॉइंट सिटिंग भी बुला लेते हैं, जिसे बोलते हैं संयुक्त बैठक। वो भी राष्ट्रपति ही बुलाते, लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। चलो आओ अगले सवाल पे, 23rd। भारत के संविधान का कौन सा लेख, लेख मतलब आर्टिकल, कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया को बताता है? राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया को कौन सा लेख बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है? तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग, इंपीचमेंट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, इंपीचमेंट। इंपीचमेंट किस आर्टिकल के तहत दी जाती है राष्ट्रपति को? पहला सवाल यही है कि महाअभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश से ली है हमने? ये हमने ली है जी अमेरिका से, यूएसए से ली है। और क्या ये आर्टिकल 60 में आता है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 65 या 69? देखता हूँ मैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। हिमांशु तोमर ने जवाब दे दिया है, बाकी बच्चे भी जवाब दो। अगर आप चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपका संडे में मॉक टेस्ट होगा, एक छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट, जितना सिलेबस करा दिया है मैथ्स, जीके, जीएस का। ठीक है जी, उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी क्लासरूम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखी है। चलो देखो ध्यान से, राष्ट्रपति से संबंधित जो महाभियोग है वो आता है आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर बी। जिसने ऑप्शन बी दिया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइव चैट में जवाब नहीं देते, लेकिन मन ही मन में सोच लेते हैं इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, फिर वेट करते हैं कि क्या सही रहेगा। और जब सही जवाब पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि जो उन्होंने मन में जवाब दिया तो बिल्कुल सही है, बड़ी खुशी मिलती है ना, कि ठीक है मेरा हो गया। वो लाइव चैट में जवाब नहीं देते, वो मन ही मन में सोच लेते हैं कि ऑप्शन बी सही है। तो आर्टिकल 61 बिल्कुल सही है। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में है जी शपथ, राष्ट्रपति शपथ लेंगे आर्टिकल 60 के तहत। 65 में क्या है? और 69 जो है राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और 65 भी उपराष्ट्रपति से ही संबंधित है। 63, 64, 65 में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे,
और 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति जी शपथ लेंगे, वो 69 में है। आपको सही आंसर पे ही काम नहीं करना, आपको जो दूसरे ऑप्शन है उनको भी देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है बात। चलो आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार मैं आप लोगों को पॉलिटी करा रहा हूँ, पॉलिटी की थ्योरी क्लास भी हो रही है, पॉलिटी के बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी हो रहे हैं जितना पढ़ाया जा रहा है, बाद में मॉक टेस्ट भी होंगे। उसी प्रकार आपको जीके जीएस कंप्लीट, उसमें करंट अफेयर भी होगी आपकी इसी बैच में 3 से 5 वाले में। आपके जो है यूपी जीके भी कंप्लीट कराऊंगा मैं, स्टैटिक जीके भी कंप्लीट कराऊंगा, दूसरे जो विषय है जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ होगा इस बैच में। और बहुत ही जल्द हम एसएससी का बैच भी लेकर के आने वाले हैं, सीजीएल और सीपीओ वाले बच्चों के लिए। उसके लिए अभी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द एसएससी का बैच भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए सभी तक ये बात पहुंचा दो, और बिल्कुल फ्री मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी, बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, बिल्कुल फ्री। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि कम से कम आप लोग सपोर्ट तो कर सकते हो, शेयर तो कर सकते हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अच्छा अगले सवाल का जवाब दे रहे हो तुम, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुने गए थे, कि बस सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही खड़े थे। उनके साथ में एक व्यक्ति और थे, अपोजिट में थे, विपक्षी थे, वो थे केटी साहा। बी ऑप्शन। हिमांशु तोमर गलत हो गया तुम्हारा जवाब। केटी साहा बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अपोजिट में थे केटी साहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो टीचर भी रहे, वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं। आसान सवालों के बीच में एग्जामिनर भी कई बार भारी भारी सवाल रख देता है। एग्जाम में जब आप जाते हो ना, जब आप पेपर को देखते हो, सवाल करते हो, आपको लगता है कि आसान है, आसान सवाल जब आप कर लेते हो तो आप पूरे पेपर को जज करते हो कि पेपर तो बहुत आसान आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर जानता है साइकोलॉजी स्टूडेंट की, एक टीचर भी जानता है साइकोलॉजी स्टूडेंट की। हमें भी पता होता है कि आप पेपर देने के लिए जाओगे, आसान क्वेश्चन के बीच में 2-3 भारी भारी क्वेश्चन रख दो, उन आसान क्वेश्चन की आड़ में भारी क्वेश्चन पे आप तुक्के लगा के जरूर आओगे, और उसी की वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ मेंटेन हो जाती है। आपने देखा होगा जीडी की आंसर की आ चुकी है, 1-2 बच्चों के कमेंट भी आए हैं। जीडी की आंसर की सभी बोल रहे थे कि बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है। बहुत तो ऐसे बोलते थे जैसे पता नहीं बिल्कुल ही हलवा आ गया हो। एक होता है आसान, एक होता है बहुत आसान, कि बहुत आसान पेपर है। और जब आंसर की आई तो आंसर की में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जितने पिछली बार बने थे स्कोर उतने ही बन रहे हैं। 110-120 के आसपास ही बच्चे घूम रहे हैं। कुछ जो अबोव एवरेज बच्चे हैं वो 120 से 130 के आसपास कट ऑफ लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और कट ऑफ हमेशा एवरेज बच्चों के हिसाब से ही लगती है। तो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है मैंने पहले भी बताई थी, पेपर होने से पहले ही बता दी थी, पेपर होने से पहले ही बता दी थी कि एसएससी जीडी की कट ऑफ 130 नंबर के आसपास रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। ये कट ऑफ बताई थी मैंने तुम्हें। फाइनल मेरिट वो थोड़ी सी हाई लगेगी और भी, क्योंकि बच्चे बहुत है। यूपी पुलिस के बाद ये पेपर हुआ, दोबारा से री एग्ज़ाम भी हुआ, तो मेंटेन ये है, वैकेंसी भी कम है। सारे आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 130 के आसपास, 10-5 नंबर कम ज़्यादा ले सकते हो आप, उसके आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है ना। तो ये मत सोचा करो कि 4-5 आपको आसान सवाल दिख गए और आपने वे कर दिए तो सारा ही पेपर आसान हो गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सभी को पता है ऐसा नहीं होता है, फिर भी बोलते हैं बहुत आसान है जी, बहुत आसान। आगे देखो, 25वां सवाल बोलता है, आपको भाग दे रखे हैं और किस भाग में क्या बात है ये पूछ रहा है वो एग्जामिनर आपसे। भाग 14 में चुनाव बोला है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। बड़े मोटे मोटे शब्दों में लिखा उसने, ध्यान दीजिए, ध्यान। ध्यान नहीं दे रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाग 14 में चुनाव, भाग 16 में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान, और भाग 14 में जो है ट्रिब्यूनल। इनमें से कौन सही है? सही पूछा है, कौन सही है, इनमें से कौन सही है? ये रोमन अंक तो आते होंगे ना सभी से। कोई क्लास में ऐसा भी है क्या जिससे रोमन अंक नहीं आते? कि x को पता नहीं क्या लिखते हैं। x का मतलब होता है 10, v का मतलब होता है 5, इस एक डंडे का मतलब होता है 1। ये तो पता होगा खैर सभी को। तो बताओ कौन सा सही है?
भाग 14 में चुनाव आता है क्या? भाग 16 में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान आता है क्या? भाग 18 में आपातकाल या भाग 14 में ट्रिब्यूनल? देखो सुनो ध्यान से, भाग 14 में सेवाएं है, सेवाएं, चुनाव नहीं है, पहला गलत हो जाता है, सर्विसेज है। इलेक्शन तो 15 में है, भाग 15 में। 16 में है कि जनजाति क्षेत्रों से संबंधित विशेष प्रावधान, हाँ ये भाग 16 में ही है, विशेष उपबंध। भाग 18 में आपातकाल नहीं, भाग 18 में क्या है, हाँ इमरजेंसी तो है भाग 18 में, बिल्कुल सही बात है, भाग 18 में इमरजेंसी है, बिल्कुल है। भाग 18 में इमरजेंसी, सॉरी भाग 17 में है इमरजेंसी, भाग 18 में भाषा है, भाषा, 3 भी गलत हो गया। एक सेकंड, भाग 17 में भाषा है, भाग 18 में ये सही है, ये सही है, भाग 18 में इमरजेंसी है, 17 में ही भाषा है, ठीक है। और भाग 14 में ट्रिब्यूनल, देखो 14 में सेवाएं है, ट्रिब्यूनल 14A में है, ट्रिब्यूनल 14A में है, ठीक है। 14 में तो सेवा ही है, तो अगर यहाँ ए होता तो फिर ये सही होता, तो 4 गलत हो जाता है। कौन कौन से सही बैठते हैं? 2 एंड 3, बी ऑप्शन सही रहेगा। 2 एंड 3, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 1 गलत है, 4 गलत है। 2 एंड 3 बोलो, आया समझ में? 24 का सी बता रहे हैं, ओके। 25 का बताओ, 25 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? क्षमादान करने की शक्ति किसके पास में है? क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है, राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 72, 72, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन सजा के तौर पर राज्यपाल भी कई बार माफ कर देते हैं, राष्ट्रपति भी माफ कर देते हैं, लेकिन यहां पूछा फांसी की सजा सिर्फ, तो फांसी की सजा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी माफ करेंगे, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। सजा को कम कर सकते हैं, दूसरी सजा में बदल सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। आई एम बैक, ओके 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 ओके, ठीक है जी। चलो आओ अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो भाषा। बोडो, ये तो सभी को पता कहाँ की भाषा है ये बोडो। बोला क्या ये असम की एक आधिकारिक भाषा है? हाँ बिल्कुल सही बात है, असम में ही बोली जाती है बोडो भाषा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 8वीं भाषा भी 8वीं अनुसूची में भी जुड़ी थी, ये बोडो असम की भाषा है। और बोला गया कि ये 22 भाषाओं में से एक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 8वीं अनुसूची में है, ये भी सही है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये बात भी सही है, बोडो को भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? डी ऑप्शन सही जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही है, तीनों ही सही है भाई, ठीक है जी। बताओ क्लियर है यहाँ तक बात? चलो आगे आओ, 27 28वें सवाल पे आओ। निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने रसिया से लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 कै में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, 4 कै में, ठीक है। और क्या नहीं है मौलिक कर्तव्य? संविधान का सम्मान करना। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है संविधान का सम्मान करना? बिल्कुल है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो है मौलिक अधिकार। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ये भी है, सरकार का सम्मान करना ये नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि सरकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार की खूब बुराई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुराई करोगे तभी तो सरकार को पता चलेगा कि भाई गलत काम कर रहे होंगे, सरकार के लोगों को तभी पता चलेगा ना। अब तो आजकल ऐसा हो रहा है, सरकार की बुराई करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, सरकार अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करती, ठीक है। गलत चीज़ है वैसे, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? बताओ, एक मौलिक अधिकार है ये तो, 25 से 28 फंडामेंटल राइट्स है, भाग 3 का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद बोला गया 25 से 28। मैंने तुम्हें याद भी कराया था कि जब आप 25 की उम्र में चले जाते हो तो क्या बनते हो? जब आपकी जॉब नहीं लगती 25 की उम्र में जाके क्या बनते हो? बब्बा जी बनने की कोशिश करते हो, हर्ष तोमर। तो आपका जो है
कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। 10 सवाल हो रहा है वो। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, क्या आप जानते हो क्या? हिमांशु तोमर बहुत लंबे चौड़े शब्दों में सी लिख रहे हो, सी। तो बिल्कुल सही बात है, धर्म की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। एक बार फिर से देख लो, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, 19 से 22। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। शब्दों में कंफ्यूज मत होना, स्वतंत्रता धर्म की है 25 से 28 और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। ठीक है जी, चलो आओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? ये जो आईएएस आईपीएस है ये असल में प्रशासन है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो प्रशासन है ये प्रशासन एक तरीके से भारतीय लोकतंत्र में स्टील का काम करेंगे। स्टील फ्रेमवर्क है ये भारतीय लोकतंत्र में। क्या है? स्टील फ्रेमवर्क। किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस बनते हो, तो एक एकेडमी है लबसना करके, लबसना, जहां आपकी ट्रेनिंग होती है आईएएस की। और जो आईपीएस है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, SPA कुछ ऐसा ही नाम है उनका। ठीक है, तो वहाँ आईपीएस की होती है, और ये प्रशासन स्टील फ्रेमवर्क बनाए रखने के लिए, ताकि कानून देश में आसानी से लागू हो सके। जिले वाइज जो है आईएएस पहुंच जाए तो सरकार छोटे स्तर तक भी अपनी बात पहुंचा सके, उसके लिए ये प्रशासन बना था। लेकिन इसको खत्म करने की भी सिफारिश की थी। एक आयोग बना था जिसने कहा कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध रखने हैं तो ये आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये सरकारों के बीच में इंटरफेयर कर देते हैं। इससे दिक्कत होती है, क्योंकि आईएएस एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, केंद्र सरकार चुन करके नियुक्त करके भेजती है राज्य सरकारों में, तो जाहिर सी बात है ये तो केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। या कई बार जो आईएएस लंबे समय तक एक ही राज्य में रहता है वो किसी एक राज्य सरकार के अधीन हो जाता है, तो केंद्र सरकार को दिक्कत आती है। इनमें गहराई भी है आईएएस और आईपीएस की जॉब में। दिखने में हमें अच्छी लगती है कि आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, लेकिन बड़ी समस्या भी है। ठीक है, सरकारों के अधीन। तो तब एक आयोग बना था, उसने कहा था कि आईएएस आईपीएस को खत्म करना चाहिए, इसकी जगह पर राज्य सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जनता तक बात को कैसे पहुंचाया जाए। पुलिस प्रशासन को भी खत्म करने की बात की गई कि पुलिस प्रशासन कई बार जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना, वो उसको करने के बजाय अपनी ताकत का, अपनी वर्दी का ज़्यादा वो दिखाते हैं, ज़्यादा मिसयूज करते हैं, उसका यूज करने के बजाय मिसयूज करते हैं। देखो दूसरे देशों में आप जाओगे ना, दूसरे देशों में पुलिस को देखने से लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर हिम्मत आती है कि पुलिस आ गई, अब कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस को देखते डर लगता है कि सामने पुलिस खड़ी, कुछ हो ना जाए, है ना। तो पुलिस हेल्प करने के बजाय कानून को थोपती है, डराती है, धमकाती है। इस प्रकार का रवैया हमारे देश में है पुलिस का। तो उसे एक आयोग बना था, कहा था राजमन्नार आयोग है वो, डी ऑप्शन को आप देखोगे कि आईएएस आईपीएस की जरूरत नहीं है हमारे देश में, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया प्रशासन है, इसको खत्म किया जा सकता है। राजमन्नार आयोग ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजमन्नार आयोग ने कहा था। अगला सवाल देखो, 31 सवाल है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जब सवाल में आ जाता है ना ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब यही है कि ध्यान ही देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है। अभी थोड़ी ही देर में आपकी मैथ की क्लास चलेगी, बस इन सवालों को कंप्लीट कर लो। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य 3 नंबर दिए हैं आपको। बोला गया राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों के द्वारा चुना जाता है? पूछा गया है राज्यसभा का सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति की जी की बात हो रही है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए तो राज्यसभा भी, लोकसभा भी, विधानसभा भी, और जो है दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा भी, सभी लोग लगते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, 1 और 2, बी ऑप्शन सही रहेगा। विधानसभा सदस्य की आवश्यकता नहीं पड़ती उपराष्ट्रपति चुनने के जाने के लिए। समझ आ रही है बात? नोट कर लेना अगर आपको कोई भी पॉइंट नोट करने लायक लगे। कितने सवाल बाकी है सर? टोटल 40 सवाल है, 9 सवाल और बाकी है।
9 सवाल और बाकी है। 40 सवाल इसलिए बनाए क्योंकि चैप्टर आपके 4-5 चैप्टर हो चुके थे और हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप जीके जीएस को समझना चाहते हो तो क्वेश्चंस करना भी ज़रूरी है, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। और अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि ऑनलाइन में हमारा शेड्यूल नहीं बन पाता है, ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऑफलाइन बैच चले हुए हैं। बहुत ही सस्ती फीस है, अफोर्डेबल फीस है, इतनी महंगी फीस नहीं है। आप लोग ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो, बड़ौत में है। ठीक है जी। ऑनलाइन हमने फ्री बैच चला रखा है, अगर कोई डोनेट करना चाहता हो तो कर सकता है। गुरु दक्षिणा की आप लोग अगर लगता है कि दे देनी चाहिए तो दे सकते हो। वैसे बैच हमारा फ्री है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतनी फीस होगी। 32वां सवाल है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति, ये तो इजी सवाल है, आप जानते हो स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति जो है संबंध, क्या राज्य स्तरीय चुनाव आयोग? ना। पंचायती राज में सुधार? ना, इससे तो बलवंत मेहता और अशोक मेहता संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल कराने की, हाँ बिल्कुल बात सही है, स्वर्ण सिंह समिति उससे ही संबंधित है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंत्यक्रिया, ये कहाँ से जोड़ दिया सवाल? तो सी ऑप्शन आप देखोगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, चलो आ जाओ 33वें सवाल। 7 सवाल और रह गए इससे अलग। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची सभी जानते हो, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से। हालांकि जो है जो ये डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी, ये हमने कहाँ से लिया डीपीएसपी? आयरलैंड से। आयरलैंड से पहले भी ये काम करते थे स्पेन में, आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिए और हमने आयरलैंड से लिए, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। एक नई जानकारी दे दी मैंने तुम्हें, आयरलैंड वालों ने स्पेन से लिए थे, स्पेन से आयरलैंड से हमने ले लिए, डीपीएसपी की बात हो रही है। अगला सवाल, अच्छा ये पता है ना सभी को, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है। यूके से हमने क्या क्या लिया है? यूके से संसद व्यवस्था, एकल नागरिकता, ये सब कुछ हमने यूके से लिए है। यूएसए से क्या लिया है हमने? मौलिक अधिकार और जो है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। इसके अलावा प्रस्तावना में शब्द पढ़ते हो आप, स्वतंत्रता, समानता, ये भी हमने फ्रांस से ही लिए है। तो ये जो विदेशी स्रोत वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से करना क्लियर। चलो आओ अगले सवाल पे आओ। 34, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? अगर लोकसभा का स्पीकर भी इस्तीफा देना चाहे तो वो ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी स्पीकर को दे सकता है, डिप्टी स्पीकर को। बस 5 सवाल और रह गए हैं, 5 सवालों के बाद आपकी मैथ की क्लास होगी। चलो आगे आओ, एक सेकेंड, हाँ 34 हो गए ना, 35 पे आओ। भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान मतलब प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है बताओ? क्या समानता, ये तो फ्रांस से लिया गया है, प्रस्तावना में है। स्वतंत्रता है, गौरव और न्याय, न्याय भी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये न्याय है। लेकिन गौरव नहीं है, गौरव की जगह पे गरिमा है, गरिमा, गौरव गरिमा, ठीक है, गौरव और गरिमा, गरिमा है, गौरव नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, 36वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता भी कह सकते हो, न्यूनतम आयु कह सकते हो। पहले तो मेरा सवाल यही है कि ये न्यूनतम आयु किस आर्टिकल में है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आर्टिकल पूछ लेता हूँ मैं आपसे, तो राष्ट्रपति बनने का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 58। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं जो है आर्टिकल 58 में आती है, याद करो, मैंने तुम्हें याद कराया था। इसकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इसके अलावा 35 वर्ष राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति की भी होती है और राज्यपाल की भी होती है। 3 लोगों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 30 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की, कल की थ्योरी क्लास में संसद ही चलेगी। 25 वर्ष होती है लोकसभा की, लोकसभा के सदस्यों की। 40 वर्ष किसी की नहीं होती। आओ अगले सवाल पे आओ। 1946 के कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो याद कराया था मैंने तुम्हें, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तो थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है जी। आगे आओ,
क्या हो गया, 38। देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, बाइकैमरलिज्म, अंग्रेजी में बाइकैमरलिज्म बोलते हैं इसको, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो द्वैध शासन 1919 या 1935, 1909, 1989, इसका तो मतलब ही नहीं है। 1935 में अखिल भारतीय संघ बना था, आरबीआई बना था, यूपीएससी बना था, ठीक है। लेकिन 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसी में ही ये बाइकैमरलिज्म यानी कि द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, याद रखना सभी। क्या बोल रहे हो, अमरी? अमरी मीन्स 39वां सवाल देखो, लास्ट सवाल और रह गया है बस। संविधान सभा के गठन समिति, मसवीदा, मसवीदा का मतलब मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी की रचना कब हुई थी? बताओ जल्दी से बताओ। ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी की रचना कब हुई थी? क्या 16 दिसंबर 1947? ना। 29 अप्रैल 1947? ना। 29 अगस्त 1947? हाँ। 11 जून 1947? ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया, 39 का सी, 39 का सी। गड़बड़ मत करो भाई। अच्छा, पिछले वाले सवाल का जवाब दे रहे हो तुम? ए हिमांशु, ओके। तो भाई 39वें सवाल का सही जवाब है सी ऑप्शन। अगले सवाल पर चलते हैं, 40वें सवाल पर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया था, कब अंगीकार किया था? तो इसका तो सभी को पता होना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले महीने, जुलाई के महीने में हमने झंडा अपना लिया था, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगा झंडा अपनाया था। और बस आखिरी सवाल है आप लोगों के सामने, ये रहा स्क्रीन पर। जीके जीएस का आखिरी सवाल है। अभी क्लास आपकी मैथ्स की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीके जीएस आज अच्छी से समझ में आई होगी। जिस तरीके से हम बैच लगाते हैं ऑफलाइन में एप्लीकेशन पे, आपको बैच में थ्योरी की भी आवश्यकता पड़ती है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज थ्योरी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हम दे रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। उसके बाद थ्योरी को समझने के लिए क्वेश्चंस की आवश्यकता पड़ती है कि आप क्वेश्चंस कर लो कि हमने जो पढ़ा वो क्वेश्चन के रूप में किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में चलते रहेंगे, मैथ्स के भी, जीके जीएस के भी, हिंदी के भी, दूसरे सभी विषयों के जितने भी आ रहे हैं आपके पेपर में। और फिर मॉक टेस्ट भी होंगे। अभी तो इनके आंसर मैं ही बता देता हूँ, फिर मॉक टेस्ट भी होंगे एप्लीकेशन पे। तो जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की वो कर लेंगे ज़रूर, और ज़रूर शेयर करो सभी के साथ में अगर क्लासेज अच्छी लग रही है तो। ठीक है भाई, बिल्कुल मेहनत करो, मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? इस सवाल का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस सवाल का, आखिरी सवाल का जवाब जरूर देंगे। लाइव चैट में नहीं देना, कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं। अब आपकी मैथ की क्लास लेंगे आपके अंकुर सर। तो मैथ की क्लास होगी जस्ट अभी 2 ही मिनट में। तब तक आप लोग जो है पानी वानी पी सकते हो, 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, अभी आ रहे हैं बस जस्ट अंकुर सर मैथ की क्लास लेकर के। 2 मिनट का ब्रेक है। 41 सवाल किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। अब मैथ पढ़ेंगे, सभी लोग तैयार रहें। कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर के बैठा रखो अगर पढ़ाई कर रहे हो। जीके जीएस है, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात है वो नोट कर लिया करो। और मैथ्स में भी सवाल निकालने के लिए अपने साथ में रफ कॉपी लेकर के बैठा करो, ताकि आप क्वेश्चंस निकालो तो लाइव चैट में जवाब दे सको। ठीक है जी, चलो जी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का जो है चैनल पर आपके स्वागत है। आपका चैनल
एसटी कैंपस पर बहुत सारी चीज़ें जो है आपको नई नई चीज़ें महसूस हो रही होगी और बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी अभी आपने शिवम सर से जो है ये पॉलिटी पढ़ी, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटी आपकी जो हो चुकी है और आपने कमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे जो है आंसर डाल रखे। तो सभी प्यारे बच्चे वो एग्ज़ाम में जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में, और मेरे प्यारे दोस्तों वे क्वेश्चन भी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन जिनकी 100% संभावना पॉसिबिलिटीज़ एग्ज़ाम को लेकर है, वो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन जिन क्वेश्चनों को जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, जिन जिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको जो है स्क्रीन पर मिलेगी, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और प्रत्येक बच्चे को समय दिया जाएगा हर प्रकार के क्वेश्चनों को करने का। हो गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए आप अपने पहले क्वेश्चन पर चले गए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी थ्योरी बताना चाहता हूं कि छोटी सी थ्योरी जो है आपकी किस तरीके से काम करती है। तो चलो जी, आज का जो आपका मुद्दा है वो है नॉन परफेक्ट नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं। मतलब जो आपकी अपूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल हम कैसे ले सकते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, मैं पहले आपको जो है इस चीज़ पर चर्चा करा देता हूँ। सबसे पहली बात होती है कि आपको पता है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल आपके संज्ञान में है। जैसे आप 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि 25, और जैसे ही आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि 36 इसका आंसर होगा। तो ध्यान देंगे, जो आपका ये 25 आया है, जो आपका ये 36 आया है, इन्हीं को बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या। इन्हीं को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि ये वे नंबर है जिनका बेस से स्क्वायर करके आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 36 है और जो 25 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूरी जो है संख्या है वर्ग में की हुई। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आप बताओ 27 कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे कि 27 तो किसी भी प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 25 का तो हम रूट ले सकते हैं 5, लेकिन 27 का तो हम रूट ले ही नहीं सकते 27 का। तो ध्यान देंगे, जिन संख्याओं का आप वर्गमूल नहीं ले सकते, जिन संख्याओं का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, उन्हीं संख्या को हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या। चलो जी, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण वर्ग संख्या। तो ध्यान देंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चों। चलो मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम नॉन परफेक्ट नंबर को जो है आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, मतलब वर्गमूल ले सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इस 5 का रूट निकालना सीखो। तो कैसे हम संख्याओं का रूट निकालते हैं, जिनका रूट नहीं निकलता है तो उनका रूट निकालने की एक मेरे पास ट्रिक है, तो उसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। केवल और केवल आपके 2 सेकंड लगेंगे। जो आपसे वादा किया था कि आपका कम से कम समय लगेगा इस पूरे अर्थमेटिक में, प्रत्येक क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं या आने चाहिए, उन चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। तो ध्यान देंगे, चलो जी अब ध्यान देते हैं कि रूट 5 का हम कैसे करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इस रूट 5, इस 5 के नज़दीक कौन सी वर्ग संख्या होगी आपके पास, कौन सी स्क्वायर नंबर होगा। तो इस 5 के नज़दीक हम कह सकते हैं कि जी इसके 5 के नज़दीक 4 + 1, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब रूट 5 को हम रूट 4 + 1, क्योंकि मुझे पता है कि 5 के नज़दीक वर्ग संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो क्योंकि 4 का आप वर्गमूल ले सकते हो, 4 का आप अंडर रूट ले सकते हो, तो ये आपकी संख्या हो गई 4 + 1। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। आप इसको क्या करोगे,
फिर हम क्या करते हैं, जो आपका √4 है जिसका हम रूट ले सकते हैं, जैसे आपका 2 प्लस, अब हम देखते हैं कि जो ये आपका एक है फालतू का, इसको हम ऐड करेंगे बटे, और जो आपका ये रूट निकल कर आया है 4 का, इसको हम डबल करके लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, हम डबल करके लिखते हैं, मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा 4। और जैसे ही आप इस प्रोसीजर को दोहराते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8 पॉइंट लगा के 4 दूनी 8 2.2 आप नज़दीक तक निकाल सकते हो। एक अंक तक आप शुद्धतम निकाल सकते हो। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो जी, अब देखते हैं इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम। अब इसी चीज को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको देखना है। चलो जी, इसको कैसे देख सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं इस सॉर्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि √5 है, ये कोई भी संख्या है √5, इसके नज़दीक हम कोई ऐसी संख्या लेंगे, नज़दीक लेनी है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, नज़दीक हमें लेनी है, नियर अबाउट इसके लेनी है। तो जैसे हम इसके नज़दीक कोई हम वर्ग संख्या लेंगे, तो हमें पता है कि इसके नज़दीक वर्ग संख्या क्या है 4, मुझे पता है इसके नज़दीक वर्ग संख्या कितनी है 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 का रूट करना है आपको। 4 का रूट क्या होता है 2 प्लस, अब आपको देखना है कि इस 5 और 4 में अंतर कितना है, इस 5 और 4 का अंतर चेक करना है 1 बटे इस 2 का डबल करना है 4, और जैसे ही आप इसको सोल्व कर लोगे 2.2 आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड का आंसर है इसका। एक सेकंड का इसका आंसर है। चलो जी देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको देखना है कि कैसे करोगे। मैंने बोला है आपको √18 इसका निकालना है आपको, √18। तो √18 किसके नज़दीक होगा, आपको पता है कि 16 के नज़दीक होगा, जिसका हम रूट ले सकते हैं। √18 का क्या करेंगे हम 16, √18 के नज़दीक जो बनेगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या वो 16 बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 16 का जो रूट है वो लिखेंगे 4 प्लस, अब क्या करेंगे, इस 16 से ये 18 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है बटे, और इस 16 का जो रूट आया था आपका 4, 4 को डबल करके रख देंगे 8, और ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा आंसर, ये मिल गया आपका 4.2। तो इसका मतलब है √18 का जो आपका स्क्वायर रूट आएगा वो इसके नज़दीक होगा, 4.2 के नज़दीक, 4.2 के नज़दीक होगा। चलो जी, अब हम करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखते हैं इसमें क्या आंसर पूछा है। इसके अंदर आपका आंसर पूछा है, इसके अंदर आपका आंसर क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर पूछा है कि √5 का बताओ आप, √5 का जो है मान कितना होगा, √8 का। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, √8 का देख लो, √8 के नज़दीक आपको क्या मिलेगा संख्या, √8 के नज़दीक मिलेगी आपको 9, क्या मिलेगी 9। अब हमें क्या करना है, इस 9 का क्या करना है 3, उसके बाद इन दोनों का अंतर लेना है और देखना है कि 9 से ये 8 कितना कम है, माइनस के 1 कम है, इसको डबल कर दो 6, 36 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा का 36 18 और 1 19, मतलब 36 18 और माइनस के 1, तो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 36 18 में से 1 गया 17/6, और इसको आप क्या लिख सकते हो 6 दूनी 12 और 6 8 48, 2.8 कितना आ जाएगा 2.8 के नज़दीक आ जाएगा। ये आपका √8 का था, √8 का। हिमांशु तोमर प्यारे बच्चे, ये आपका √8 का था। हम ऐसा निकाल सकते हैं, माइनस भी करना होता है प्लस भी करना होता है, हमें नज़दीक देखनी होती है ना किसके नज़दीक ये पड़ेगी। चलो अब आपके पास जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। कॉपी पेन लेकर बैठना था, तभी तो आपको बता दें कॉपी पेन लेकर बैठो कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन। चलो जी, √5 का देखना है मैं, √5 का। अब क्या करना है, √5 के लिए इसके नज़दीक बनेगा आपका 4, 4 का रूट हो गया आपका 2, ये 5 जो है 4 से कितना फालतू है +1 और 2 का डबल हो गया 4, तो हमारा बन गया है 2.2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्या बन जाएगा ये, ए ऑप्शन। हिमांशु तोमर का ए, हिमांशु तोमर का क्या आ जाएगा ए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, देखो इसको आपको करना है।
अब की बार जो निकालना है ये आपको निकालना है किसका, √7 का, √7 का जो है आप √17 का आपको निकालना है। चलो जी देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर डाल लेंगे, कितने बच्चे इसका सही आंसर डाल सकते हैं। आपको केवल 2 सेकंड की ट्रिक बताई है कि 2 सेकंड में आप कैसे कर सकते हो, 2 सेकंड में आप कैसे कर सकते हो, इसकी आपको ट्रिक मैं बता चुका हूं। हमें 17 का निकालना है 17 का, और 17 के नज़दीक जो वर्ग संख्या होती है वो होती है आपकी 16। क्या होती है आपकी, 16 होती है। तो आपको 16 का क्या करना है, रूट लेना है 4। 16 से 17 कितनी फालतू है, 1 फालतू है। 4 का डबल करोगे 8, तो आपका आ जाएगा 4 पॉइंट, देखो यहाँ से करोगे तो 4.1, 4.1 देख लो कहाँ पे आपका आंसर है, सी ऑप्शन है। 1 अंक के दशमलव तक आपका आंसर सही आ जाएगा, सी ऑप्शन 4.1। इतना आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। आकृति चौहान का भी सी ऑप्शन है। दोबारा देख लेते हैं, हमें 17 का निकालना है। 17 के नजदीक वर्ग संख्या, जिस संख्या का वर्ग ले सकते हो, तो हमारे 17 के नजदीक क्या बनेगा, हमारा बनेगा 16, और 16 का रूट बनता है 4। 16 से ये 17 कितनी फालतू है, 1 फालतू है। तो 1 बटे इस 4 का डबल 8, 1 बटे 8 का मतलब होता है 0.1। बस आपको 1 अंक तक दशमलव सही करके लेना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है 40 का। √40 को हल कीजिए। √40 को क्या करना है, आपको हल करना है। इस क्वेश्चन को करो, बड़े ध्यान से समझ के करना है। इसके नज़दीक आपको क्या ढूंढनी है, जिस संख्या का रूट हम ले सकते हो। चलो जी देखते हैं इसको भी, अपने अपने कमेंट को इसमें डाल दियो प्यारे बच्चों। इस 40 के नज़दीक हमें पता है कि 36 बनेगी, और 36 का क्या होगा, 36 का होगा 6। और उसके बाद देखते हैं 36 से ये 40 कितनी ज़्यादा है, ये जी 4 ज़्यादा है, बटे इस 6 का डबल कितना होगा, 6 का डबल 12 होगा। यहाँ तक क्लियर है ना, 6 का डबल क्या होगा 12, तो इसको काट दोगे आप कितना आ गया 3। तो इसका मतलब है ये कितना बन जाएगा आपका 6.3 के नज़दीक। और 6.3 आपका किस ऑप्शन में मिलेगा, बस नॉर्मल समझना है कि आपको जो है या तो बी या सी, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, या तो बी और या सी। तो आप इसको 3 कर लो, इसको क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो डी ऑप्शन को कर लेंगे, डी ऑप्शन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 1/√5 + √4। अब हमें पता है कि हम हर चीज़ का रूट लेना तो सीख ही गए हैं। इसका मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। फिर इसको आपको जो है ट्रिक बताऊंगा, केवल 2 सेकंड की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बस आपको पहले ट्रिक समझनी है। आप बताओ, जब हम नीचे हमारे पास रूट है तो हम इसका परमेकरण करते हैं। इसका परमेकरण हम कैसे करते हैं, जो भी आपके पास साइन है, जो भी चिन्ह है, उसको हम अपोजिट लिखते हैं। प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, √5 - √4, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 - √4। तो जैसे ही आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखा होगा a + b, और ये बन गया a - b, a + b - a - b, a² - के b², a² - के b² आपका आंसर बन जाएगा। अब एक बात बताओ, इस a² - के b² में आपका √5 है, तो ये तो 5 रह गया, माइनस ये आपका √4 है, ये 4 रह गया। तो इसका मतलब है नीचे क्या मिलेगा आपको 1, और ऊपर क्या है √5 - के √4। जब नीचे आपको 1 मिलेगा तो इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। गुणा भाग में 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, गुणा भाग में 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, जब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम इसको करते हैं सोल्व। √5 का मान कितना होगा, √5 का मान अभी अभी आपने निकाला है कि √5 का मान होता है 2 अभी बताया था ना, इसके नज़दीक √5 के नज़दीक 4 होता है, और 4 का रूट हो गया आपका 2, कितना फालतू है 1, प्लस 2 का दुगुना हो गया 4, तो ये आपका निकल जाएगा 2.2 माइनस 2 √4 का, √4 का कितना हो गया 2, तो निकाल लोगे तो 0.2 आ गया आपका आंसर। कितना आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रिक करनी है। ये तो आपका कंसेप्ट था, लेकिन सारी चीज़ें कंसेप्ट से भी नहीं चलती है।
कंपटीशन में सारी चीज़ें क्या है कि कंसेप्ट से हम नहीं लेकर चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ट्रिक समझा रहा हूँ मैं कि ट्रिक हम कैसे करेंगे, बस आपको समझना है। बिल्कुल 1 सेकंड की ट्रिक आपको बताऊंगा, 1 सेकंड की ट्रिक। क्वेश्चन को देखते ही आप कर लोगे, क्वेश्चन को देखते ही आप कर लोगे। बस आपको एक सेकंड की ट्रिक बताऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है वीडियो के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। चलो देखते हैं। बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर √5 प्लस के √4 नीचे प्लस है और आपको पता है कि 5 और 4 का अंतर, बस समझना है, जो भी चीज़ें है उसको समझना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इस 5 और इस 4 का अंतर कितना हो गया 1, 5 और 4 का अंतर कितना हो गया 1, अपोन में क्या करना है बटे में, जिसका रूट निकल सकता हो, जिसका भी रूट निकल सकता हो उस संख्या का रूट निकाल लो, जिस संख्या का वर्गमूल हो सकता हो उस संख्या का वर्गमूल ले लो। तो हमारे पास √5 का तो निकल नहीं सकता, लेकिन √4 का निकल सकता है। कितना 2, तो 2 का डबल कर दो जी, 2 का डबल आप करोगे नीचे रख दो, 2 का डबल हो गया 4, 2 का डबल कितना हो गया 4। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.2 नहीं लिख सकते क्या, 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो, देखो जो नीचे आपका रूट में है संख्या उसको देखना है। ये क्या है √5 प्लस के √4, पहले तो हमें दोनों का अंतर लेना है। √5 और √4, 5 और 4 का अंतर कितना हो गया 1 बटे, अपोन, बटे का मतलब हो गया जिस संख्या का भी वर्गमूल लिया जा सकता है, पहले हम उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो √4 का वर्गमूल लिया जा सकता है 2, तो 2 का डबल कर दो 4, भाग दोगे तो 1 पॉइंट तक ले लो, आपका आंसर आ जाएगा बी। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी को आपको फॉलो करना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितना समय लगाओगे। 2 सेकंड का आपको ट्रिक बताइए, 2 सेकंड की ट्रिक बताइए कैसे करोगे। बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, आपको केवल ट्रिक फॉलो करनी है। कंसेप्ट आपको बताई दिया, परमेकरण करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी कैलकुलेशन उसमें करनी होती है, और कैलकुलेशन में अक्सर बच्चा फंस जाता है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया वो करना है आपको। इसमें केवल और केवल आपको 2 सेकंड लगेंगे। चलो देखते हैं इसको भी आप सोल्व कर देख सकते हो। मैंने सबसे पहले बताया कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 बटे, जिसका भी रूट निकाल सकते हैं उसको रखना है, जिसका भी रूट निकाल सकते हैं। इसका तो निकलेगा नहीं, 25 का निकल जाएगा 5, 5 का डबल करना है 10, और आंसर आ जाएगा आपका 0.1। अब 0.1 आपका किस में है, ए ऑप्शन में है। देखो 1 सेकंड का आंसर है आपका, 1 सेकंड में आप क्या कर दोगे, आंसर डाल दोगे। हिमांशु तोमर का ए है। ठीक है, क्या करना है आपको बता ही दिया है कि दोनों का अंतर लेना है। 26 का और 25 का अंतर आता है 1, और जिसका वर्गमूल आप ले सकते हो, पहले आप उसका ले लो। 25 का वर्गमूल हो गया आपका 5, और 5 का डबल होता है 10, 1/10 का मतलब होता है 0.1, और 0.1 केवल आपके ए ऑप्शन में है। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। 2 सेकंड का समय है, 2 सेकंड में आराम से जो है डाल सकते हो आंसर अपना। लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइव चैट में ज़रूर बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी आप लाइव चैट में शेयर कर सकते हैं। तो 1/√65 प्लस √64 को हल करना है आपको। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है केवल और केवल कुछ ही सेकंडों में हल करना है। तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया था, जल्दी करो। आकृति चौहान का ए ऑप्शन, अच्छा ये पिछले वाले क्वेश्चन का है आपका, चलो कोई नहीं, आप दोबारा करो उसको। देखो इस चीज़ को कैसे कर सकते हो आप। आपका चैप्टर चला हुआ है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं मैं सारे ले आया हूँ, और जो भी होगे वो बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम में ये प्रैक्टिस के माध्यम से करना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं, आपका सिलेबस आपका कंप्लीट कराना है। हिमांशु तोमर का बी ऑप्शन आ गया, हिमांशु तोमर का क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। चलो जी, अभी 2 सेकंड का और टाइम दे देता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे जो है इसको करने के लिए कॉपी पेन में लगे हुए हैं। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन पर फोकस करके। देखो सबसे पहले क्या बताया था आपको, इस संख्या का और इस संख्या का अंतर, 65 और 64 का अंतर आता है आपका 1, तो 1 बटे
फिर क्या करना है, जिसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, जिसका वर्गमूल ले सकते हैं, उसको पकड़ेंगे। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 8 का डबल क्या होता है 16, और 16 को लिख सकते हैं हम 0.6। तो 0.6 का मतलब आपका बी ऑप्शन, 0.6 का मतलब आपका क्या हो गया बी ऑप्शन, 0.6 का मतलब क्या होता है आपका बी ऑप्शन। चलो जी, ये तो क्वेश्चन आपके प्लस वाले थे, ये प्लस वाले क्वेश्चन थे आपके जिनके अंदर प्लस है। तो अगर माइनस आ जाए तो कैसे होगे क्वेश्चन, माइनस के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेट करता हुआ आपकी स्क्रीन पर है। आकृति चौहान का बी बिल्कुल सही है प्यारे पुत्र। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इसको हल करना है। अब की बार आपको इस बटे में डिवाइड में आपको क्या मिला है माइनस का मिला हुआ है, माइनस का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे आपके पास प्लस का, अब की बार माइनस का है। और माइनस के लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन आप कर ही लोगे, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है। अब बड़े ध्यान से क्या समझना है देखते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ और बाकी के क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। बड़े ध्यान से समझना है। इस 5 और 4 में से हम रूट किसका ले सकते हैं 4 का, 4 का रूट क्या ले सकते हैं हम 2g, क्या ले सकते हैं 2g। तो आपको क्या करना है, इस 2 का डबल करना है, 2 का डबल होता है 4, 2 का डबल क्या होता है 4। फिर क्या करना है कि इस 5 और 4 का अंतर लेना है, इस 5 और 4 का अंतर आता है आपका 1, और इस 2 का डबल करके रखोगे 4, और इसको पॉइंटों में लिखोगे तो 0.2 आ गया, और ये 4 आपका पहले था ही और ये 0.2 आ गया, तो 4.2 आपका आंसर आता है बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, आकृति चौहान का बी ऑप्शन है भाई, आकृति चौहान का बी ऑप्शन है। दोबारा समझ लो, इन दोनों में हम रूट किसका निकाल सकते हैं, रूट 4 का निकाल सकते हैं। रूट 4 का आपका आंसर आता है 2, इस 2 को डबल करके लिखेंगे, 2 का डबल कितना हो गया 4, 2 का डबल कितना हो गया 4। उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 5 का अंतर, 5 और 4 का अंतर 1 आता है, और जो जिसका रूट निकल सकता था उसका डबल करके रखेंगे हम, 2 का डबल कितना हो गया 4, इसको पॉइंटों में लिखोगे तो 0.2, बस 4 के साथ ये 0.2 ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको इसी बेस पर एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को करो, बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अब आपको तरीका बता दिया है कि कैसे करना है, आप ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले हमें चेक करना है कि 10 और 9 में से हम स्क्वायर रूट किसका ले सकते हैं, तो 9 का ले सकते हैं 3, 3 का डबल कितना होता है 6। अब आपको चेक करना है कि आपके ऑप्शन में 6 कहाँ है, क्वेश्चन खत्म। अब आपको चेक करना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में 6 कहाँ है, और 6 आपको केवल और केवल ए ऑप्शन में मिलता है। अगर आप कहते हो कि इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लो। 3 का डबल, 3 का डबल होता है 6, उसके बाद क्या करेंगे 10 और 9 का अंतर 1 बटे 3 का डबल 6, इसको लिखेंगे हम 6 एकम 6 0.1, और ज़्यादा दूर जाओगे तो भाई 6 छंग 36 ये आ जाएगा, इसको आप इसके साथ ऐड कर दो 6.16 आपका आंसर है। मतलब आपका फिर भी ए ऑप्शन बन जाएगा, फिर भी क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। हिमांशु तोमर का ए ऑप्शन है 6.16। तो चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी, मैं समझता हूँ। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन नंबर 10, 1/√16 17 माइनस के √16। टाइम है आपके पास 5 सेकंड का, टाइम 5 सेकंड का है, आपको निकालना है जल्दी से जल्द, तरीका आपको बता ही दिया है। आकृति चौहान सर आज पढ़ाई में ध्यान नहीं, क्यों मेरे प्यारे पुत्र आपका ध्यान क्यों नहीं है? आज आपकी तबीयत ठीक है या फिर घर में सब सही है ना, तो ध्यान क्यों नहीं है प्यारे पुत्र? लड़कियों को अगर जॉब मिल जाती है तो उनके पास ताकत दोगुनी हो जाती है। वैसे तो ताकतवर ही होती है हर लड़की, बहुत ज़्यादा टॉलरेटिंग पावर उनके पास होती है, बहुत ज़्यादा सहन करती है।
घर को भी संभालती है, पढ़ाई को भी संभालती है, हर जगह अपने नंबर है ना अच्छे तरीके से नंबर भी लेकर आती है, एग्ज़ाम में भी जो है पास आउट करती है। तो दिक्कत क्या है प्यारे पुत्र? हिमांशु तोमर का ए 8.125। चलो जी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 17 और 16 में से हम 16 का निकाल सकते हैं 4 का डबल कर दिया 8। फिर क्या करेंगे, 16 और 17 का अंतर 1/4 का डबल 8। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.1। और उसके बाद क्या करेंगे हम 2, और उसने केवल 2 अंकों तक दे रखे हैं, तो आप 8 उठा लो और ये उठा लो। तो इसका मतलब है हमारा 8.12 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। अरे सॉरी, सी नहीं ऑप्शन, ये तो ए ऑप्शन है भाई, ये सी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो 25 में चला गया। जल्दबाजी में हमेशा ऐसे ही होता है प्यारे दोस्तों। 8.12 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बनेगा आपका। क्या बनेगा, ए ऑप्शन। एसएससी जीडी में नंबर कम आए हैं, कितने आए हैं प्यारे पुत्र? एसएससी जीडी में आपके नंबर कितने आए हैं? नंबर तो कम ज़्यादा आते ही रहते हैं, क्या पता ऊपर वाले भगवान ने आपके लिए कितनी अच्छी जो है जॉब रखी हुई है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। रूट के अंदर रूट देगा आपको, और इसको सही करने का आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो बड़े ध्यान से समझना है। दी गई संख्या को हल करें। देखो रूट के अंदर भी रूट है, इस बड़े रूट के अंदर छोटा रूट है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज बता देता हूं। जब भी आपको रूट के अंदर रूट मिले, तो जो अंदर वाला रूट है, इस अंदर वाले रूट से पहले आपको 2 चाहिए, ये 2 फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये 2 आपका फिक्स होना चाहिए। अगर ये 2 फिक्स है आपका, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करना है कि इस रूट से पहले आपका 2 फिक्स है, तो कुछ भी नहीं करना कि आपको इस 20 को पकड़ना है, इस 20 को पकड़ना है। इस 20 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो 20 हो, मल्टीप्लाई 20 हो, और ऐड मतलब जोड़ कितना हो, 9। मल्टीप्लाई 20 और जोड़ हो 9। ऐसी 2 संख्या 20 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनकी मल्टीप्लाई 20 और जोड़ आ जाए 9। तो बताओ कौन कौन सी हो जाएगी, 4 और 5। क्या हो जाएगी, 4 और 5। 4 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9। ये 2 फिक्स होता है। अगर ये 2 फिक्स नहीं है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, वे भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। 20 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनकी गुणा तो 20 हो लेकिन जोड़ 9 हो। तो 4 और 5। अब क्या करना है, अगर यहां बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और एक बार इस पर रूट और एक बार इस पर रूट। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार इस पर रूट और एक बार इस पर रूट। तो ये आपका हो जाएगा, इसको √5। तो बताओ ये किस ऑप्शन में है हमारे, ये हमारे बी ऑप्शन में है। 20 के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा 20 जोड़ 9। 4 और 5, बीच में प्लस हो तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, और दोनों पे लगा दो रूट। √4 प्लस √5। इस √4 का हम 2 भी लिख सकते हैं, और प्लस में आपका √5। तो आपको सही तरीके से आंसर क्या होना चाहिए, ये आपका 2, सी भी ऑप्शन हो सकता है और बी भी। सी और बी दोनों एक ही है, ये ऑप्शन सी और बी आपके दोनों एक ही ऑप्शन है, समझ रहे। तो इसको आप 3 कर लो। ये आज पता नहीं क्या कर दिया, मिस प्रिंट कर रखा सब। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। आकृति चौहान पहले से भी कम आए हैं। तो प्यारे पुत्र आपको जो है किसी भी प्रकार की गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। क्या पता आपके लिए ऊपर वाले ने कैसी अच्छी पोस्ट सोच रखी है। जो बच्चा जो है मेहनत से पिछड़ता है और बार बार अपना कॉन्फिडेंस लो करता है, तो वो सही को भी गलत कर देता है। आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की परेशानी और टेंशन मत लो। आगे आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। अच्छी तैयारी रखो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जल्द ही आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं आगामी समय में। चलो इस क्वेश्चन को करो आप। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्द से जल्द इसका आंसर लाइव चैट में कमेंट करो।
इसका आप लाइव चैट में कमेंट करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। रूट, बड़े वाले रूट के अंदर भी एक छोटा रूट है। इसमें आपको पता है कि 2 फिक्स है और 2 फिक्स है, तो क्या करना है कि 2 अगर फिक्स है तो हमें इस छोटे वाले रूट के अंदर की संख्या को पकड़ना है 35 को, और 35 के आपको 2 टुकड़े करने हैं। ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी गुणा तो आपकी 35 आए और जोड़ 12 आए। गुणा 35 जोड़ 12, बताओ कौन कौन से हो गए। तो 35 के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा 35 हो जोड़ 12 हो, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 7। इसका मतलब है 7 और 5 12 और 5 सते 35। मल्टीप्लाई भी ठीक है, जोड़ भी ठीक है, और बीच में है आपका कौन सा साइन, प्लस का, तो प्लस का लगा दोगे, प्लस का साइन हो गया, और उसके बाद इस पर रूट चढ़ा दोगे। तो ये रूट चढ़ाओगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा √5 प्लस के √7। √5 प्लस के √7 मतलब आपका बी ऑप्शन। √5 प्लस के √7 मतलब आपका बी ऑप्शन है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आसान भी है, अच्छा भी है और आसान भी है, और कई बार एग्जाम में आ भी जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, आसान क्वेश्चन है, इतनी बड़ी दिक्कत क्वेश्चनों में नहीं होती है। आपको तरीके सारे बता दिए है कि कैसे क्वेश्चन आपको करना है, कैसे आपको क्वेश्चन करना है। बड़े ध्यान से समझेंगे कि 2 तो आपका फिक्स है ही, 2 तो आपका फिक्स है। अब तो आपको फैक्टर करने हैं। अमित किशनपुर राम राम गुरुजी भैया राम राम। अब तो आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर आप कैसे कर सकते हो, इस अंदर वाले रूट की जो संख्या है, अंदर वाले रूट की जो संख्या है, इस 56 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनकी गुणा 56 हो और जोड़ 15 हो। जिनकी गुणा 56 हो और जोड़ 15 हो, तो आप कह सकते हो जी इसका आंसर होगा 7 और 8। 7 और 8। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और साथ में इन दोनों संख्याओं के ऊपर भी आप रूट लगाओगे। क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। ये पता नहीं कैसे चल रही है आजकल पेंसिल। और इन दोनों संख्याओं के ऊपर क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। चलो जी रूट देखते हैं। इनके 2 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा है आपका 7, दूसरा टुकड़ा है आपका 8, बीच में प्लस है तो प्लस का लगाना है, और दोनों संख्याओं पर रूट लगाना है। और दोनों संख्याओं पे जब आप रूट लगाओगे तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ए ऑप्शन में। आकृति चौहान का ए, हिमांशु तोमर का ए, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल आपका सही है। अब आपको क्या करना है, आकृति चौहान का 105। बेटा कोई बात नहीं प्यारे पुत्र, आप तो जो है मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ये इन नंबरों से घबराते नहीं है। आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी, लेकिन बस थोड़ा सा धैर्य पैसेंस बना के चलो, आगे बढ़ते रहो, बस रुको मत, चलते रहो। हर प्रकार के क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती भी है तो आप लाइव चैट में उसको शेयर भी कर सकते हो। और जो बच्चे, जिन बच्चों के पिछले एसएससी जीडी एग्जाम के कंपैरिजन में कम नंबर रह गए हैं, वो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना ले, फ्री ऑफ माइंड रहे, स्ट्रेस फ्री अपने दिमाग को रखे, ठंडे दिमाग से सोचे कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, बार बार नंबर कम आ रहे हैं, क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए बेहतर चीज़ सोची है, कुछ ना कुछ तो बेहतर चीज़ सोची होगी। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, और कल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरी सुनाऊंगा, आपको मोटिवेशन स्टोरी बताऊंगा, और 1-2 शेयर भी आपको सुनाऊंगा मोटिवेशन। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है उसको लाइव चैट में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास नहीं रखते हैं, कल आपको इसी टाइम पर ज़रूर मिलेंगे, और सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों को भी क्या है कि हेल्प मिल सके, लाभ मिल सके। तो यहाँ आपको जो है विराम लेना है, आज की क्लास इतनी रख